कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं। मैं तो सीधा सा बच्चा हूँ, मासूम सा, है ना। बादामिया मासूमाना से ही सवाल करता हूँ मैं, मासूमियाना सी सवाल सोच है मेरी। मैंने इस मुल्क में क्या क्या नहीं देखा। अपनी आंखों से मैंने ये देखा कि ज़ियाउल हक साहब जो मुल्क के सदर होते थे और कितने अहम ओहदों के ऊपर फायज हुए, फिर उसके बाद जहाज़ हवा में फट गया। जैसे गुलाम इसाक खान साहब ने कहा, फिर दांत ही मिले उनके बताने के लिए कि वो ये हैं। इंडिया इज ऑन अनदर लेवल। पाकिस्तान को, और बात रही चंद्रयान की, तो चांद देखने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ कि तुम वो भी क्यों देख रहे हो, तुम वो भी नहीं देखो। तुम्हारे झंडे पे है ना चांद। चांद पे पैर होने पे और झंडे पे चांद होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग भारत की तरक्की देखकर हैरान और परेशान हैं। पाक जनता का कहना है कि आए दिन भारत में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, जबकि पाकिस्तान में कभी आटा खत्म, कभी पैसा खत्म, तो कभी पानी खत्म हो जाता है। दोस्तों, भारत के गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आवाम को ओन नहीं कर रहे, जो उनकी लिमिटेड ऑडियंस है, तो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है। जब हमारी लीडरशिप हमें ओन नहीं कर रही, तो बाहर के आने वाले इन्वेस्टर्स को किस तरह ओन करेगी। और सेकेंडली, इन्वेस्टर्स तब भी आता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब उसको कोई इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उनके लिए कोई एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम जो कि हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल तक की है कि हम लोग आपस में, हमारे स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर मुल्क का इन्वेस्टर्स आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। सर, ये 21वीं सदी है और ये टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही आगे जाएगी। हम हर वक्त कैमरे के आगे गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। मुझे आप बताएं कि क्या टैलेंट को आगे आने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि टैलेंट को आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मैं आपको रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ देता हूँ कराची से। कराची की एक लड़की है, उन्होंने ऐनक बनाई है। ऐनक के थ्रू जो मोटरवे पे और जो ट्रैफिक के हादसात हो रहे थे उनको बचाने के लिए, कि जो ड्राइवर वो ऐनक पहनेगा उसके बाद उसको नींद आ ही नहीं सकती। तो कल परसों नासा ने उस लड़की को ऑन कर लिया और बुला लिया। तो ये तो बात सरीहन गलत है, और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि टैलेंट को आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। टैलेंट जो होता है वो खुद ब खुद आगे आता है और अपनी स्पेस बनाता है। अब आपको पता है कि इंडिया ने ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग तैयार की है गुजरात के शहर सूरत में। वहाँ पर इंडिया डायमंड की ट्रेडिंग करेगा। मतलब अब आप चेक करें कि वो डायमंड की ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमसे कोई वैसी ट्रेड करने को तैयार नहीं। ट्रेड तो हम करते नहीं हैं, मतलब एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, और इम्पोर्ट हमने वैसे ही बंद कर दी है। रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसी खबर हमारे सामने आ रही होती है। यानी आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि दुनिया का हर ऐसा काम कि जिस पे सबकी नज़र पड़े और उसकी बात की जाए, और आप ये चाहते हैं कि बस आप दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क बन जाएं कि जहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद हो कि जिसके ऊपर बात की जाए, और जो कहा जाए कि देखिए अब इंडिया ने इसको बीट कर दिया, देखिए अब इंडिया ने उसको बीट कर दिया। ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, आप लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, लेकिन एक के बाद एक अब एक और लैंडमार्क अचीवमेंट, अनदर लैंडमार्क अचीवमेंट। मैं देख रही थी कि एक नई बिल्डिंग की तस्वीरें आ रही थी, पिक्चर्स कुछ सोशल मीडिया पे चली। मैंने कहा ये क्या है, तो पता ये चला कि अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में आ चुका है, बन चुका है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ट्रेडिंग हब, और ख़ास तौर पर डायमंड्स के लिए। इसके जो फीचर्स हैं ना वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं इसकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाऊंगी जो हो सकता है कि आपको ना मालूम है या आपको दूसरी जगहों से ना पता चली हो। अच्छा, एक साहब आए हैं, वो कह रहे हैं, अमर, वो कह रहे हैं सूरत इज़ माई नेबर सिटी। ये सूरत में है, क्योंकि इसकी एक बड़े सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं कुछ सूरत की और डायमंड्स का जो ताल्लुक़ है इसकी। आप ये समझ सकते हैं, हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अब इंडिया डायमंड्स की ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा हब बन चुका है। इस
दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बाद। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग के बाद, ऑफिस बिल्डिंग के बाद, सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है ये, बल्कि इसने बीट कर दिया है पेंटागन को, क्योंकि इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा था पेंटागन को, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफिसेस थे। लेकिन अब इंडिया में आ चुका है ये चीज़, तो अब उन्होंने उनको बीट कर दिया अमेरिका को इसके। समझते हैं हम ये, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग पाकिस्तान से अगर इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे तो शायद पाकिस्तान का एक एजुकेटेड इमेज, एक सॉफ्ट इमेज सामने जाएगा कि पाकिस्तान की यूथ भी अब सोच बदल रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। देविक भाई, जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी ऑडियंस के साथ भी और आपके साथ भी डिस्कस कर चुका हूं। क्या कहना चाहेंगे कि हमें तो हमेशा ये बताते रहे कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, हमें 1980s की 1990s की मूवीज दिखा के हमारा तो माइंड वही बना के रखा कि इंडिया में तो शायद टॉयलेट नहीं, वॉशरूम नहीं। आज पहले आईएमएफ की रिपोर्ट आती है और अब फिर एक रिपोर्ट आती है कि इंडिया में तो जो पोवर्टी है वो 10% मजीद डिक्रीज हो गई है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में, वो खत्म की गई है। 41 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला गया है लास्ट 15 ईयर्स में से। 41 करोड़, ये समझे अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है। उसके बाद अगर हम दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें कि 10% लोगों को गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास में लेके आए हैं, तो आप 10% बनते हैं 13.5 करोड़, पाकिस्तान जी की आधी आबादी बनती है। उसके बाद फिर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आती है कि 2075 तक इंडिया विल बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा इंडिया। फिर आपकी एक चौथी रिपोर्ट आती है प्रिज्म इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के इंस्टीट्यूट की है, आईआईएम बेंगलोर की आई थिंक सो है। उसके अकॉर्डिंग जो उन लोगों ने पैरामीटर सेट किए हैं, उस हिसाब से 2030 में इंडिया की मिडिल क्लास ग्रो करके 750 मिलियन प्लस हो जाएगी। मतलब अभी आपकी जो इंडिया की मिडिल क्लास है वो 450 मिलियन है। जी तो कम से कम आपके 250 मिलियन ऐड होंगे, और 2047 में इंडिया की मिडिल क्लास 1 बिलियन प्लस हो जाएगी। और 2047 में इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो आपके रह जाएंगे 1 करोड़ 80 लाख, जो कि इंडिया का 1% बनेगा। तो आप इस हिसाब से देखें, और इंडिया में इसी तरह अमीर भी बढ़ेंगे। जैसे मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं, अमीर बढ़ रहे हैं, गरीबी कम हो रही है। तो हर जगह तो मिडिल क्लास इज द इम्पोर्टेंट थिंग है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तो इंडिया देखे आगे जाता जा रहा है, इंडिया का अब रोकना नामुमकिन हो चुका है। अगर हम लास्ट 9 सालों की बात करें, तो लास्ट 9 सालों में इंडिया में कम से कम 300 to 400 के बीच जो बिलियन है प्रोजेक्ट्स हुए हैं। उसके